हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप AIB एग्ज़ाम 17th दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये 5 फरवरी को एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम में अब समय बचा नहीं है। तो समय बचा नहीं है तो आपको किस तरह से इसका प्रिपरेशन करना चाहिए ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप पूरा कंप्लीट आप पढ़ लेते हैं तो कंप्लीटली पढ़ के जाते हैं, चाहते हैं कि 5-4 दिन जो भी बचा हुआ है इसमें हम कंप्लीट तरीके से पढ़ लें और जाकर वहाँ टॉप कर दें, तो ये संभव नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ जाके काफ़ी सारा क्वेश्चन कर लें और पढ़ के कर लें, ठीक है। और ये आपको करना भी नहीं है, टॉप आपको करना भी नहीं है। आपको ये तो ज़रूर पता है कि आपको पासिंग मार्क्स लाना है, 40 मार्क्स लाना है, 40 से अबव लाना है, कम नहीं लाना है। और अगर आप टॉप भी करते हैं, 99 भी आपके मार्क्स आते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ आपका लिखा नहीं होगा, आपके मार्कशीट पे जो भी मार्कशीट आपका आएगा वहाँ पे सिर्फ पास और फेल लिखा होगा, ठीक है। तो आप किस तरह से इन 4 दिनों का इस्तेमाल करके आप अपने प्रिपरेशन को इस तरह ऐसा कर लें कि आप पास हो जाएं, ठीक है, और आपको मेहनत भी ना करना पड़े, पढ़ना भी ना पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेहनत नहीं करना है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास 4 दिन 5 दिन टाइम बचा है तो उसमें किस तरह से क्या आपके टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जिससे कि आप इसको क्लियर कर लेंगे, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। और डिस्कशन के साथ साथ मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सा पैटर्न होता है क्वेश्चन का, और साथ में जिस टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊँगा उसका कुछ सैम्पल भी दूंगा, ठीक है, कि सैम्पल क्वेश्चन दूंगा कि इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आई एम श्योर फ्रेंड कि ये पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो क्या होगा, आप कंप्लीटली, मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसको AIB को क्लियर कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये सबसे पहले पता है कि सिलेबस क्या है इसका। और सिलेबस में आप जो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CRPC, एविडेंस और CPC, ये टोटल मिला के होते हैं 46 मार्क्स। तो इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। फोकस तो करना है, लेकिन क्या जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं जो जिसमें 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर ये हैं, उनको आपको छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि बेयर एक्ट, ओपन बेयर एक्ट ये एग्ज़ाम है, तो वहाँ बेयर एक्ट आपको लेके जाना है। तो वो सारे बेयर एक्ट भी आप लेके जाएंगे जिसमें 2-1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है कि जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 3 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, जो कि बेयर एक्ट आपने निकाला, खोला और आंसर कर दिया। तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 60-65 का टारगेट होना चाहिए, ताकि आपका 40, मतलब गारंटी हो जाए कि आपका 40 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में होते हैं कि आप चुपचाप बेयर एक्ट निकालेंगे और डायरेक्टली उसका आंसर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जनरली। एक तो होता है कि सेक्शन को ही दे देता है क्वेश्चन में और आगे उस आपका ऑप्शन दिया रहता है। तो उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि चुपचाप उस सेक्शन पे जाएंगे, पर्टिकुलर सेक्शन पे जाएंगे उस एक्ट के, और उस सेक्शन को पढ़ेंगे और देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है AIB में। तो यहाँ पे दे रहा है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 CPC आर, ऑप्शन में दिए हुए डायरेक्टरी, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सेक्शन 10 ऑफ CPC पे जाना है और देख लेना आंसर, इसका आंसर डायरेक्टरी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन में सेक्शन देता है, ठीक है, जो टर्म होता है वो दे देता है क्वेश्चन में और सेक्शन दे देता है ऑप्शन में। अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख लें, क्वेश्चन का सैंपल मैं दे रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विथ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। अब इसमें आपका ऑप्शन दिया सेक्शन 21, 22, 23 एंड 24। अब आपको क्या करना है, अगर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस आप जानते हैं, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करना है, सेक्शन 21 आपने देख लिया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का आपके पास बेयर एक्ट होगा, 22 देख लिया, 23 देख लिया, 24 देख लिया। इनमें जिसमें भी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात हो उस क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेक्शन 23, ठीक है। अब एक चीज़ कभी कभी इसको एक्सप्लेनेशन करके पूछ देता है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि A ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट्स एट ए रिवार्ड फॉर शोइंग A सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ B's ऑफिशियल फंक्शन, B एक्सेप्ट्स द ब्राइब। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका दे रहा है कि A हैज़ अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 160 IPC,
ए हैज़ अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 161 आईपीसी, सिर्फ इसी तरह से 162 आईपीसी, 163 आईपीसी। आप क्या करना है, ये चारों सेक्शंस देखने हैं और चारों देखने के बाद क्या करना है, ये जो भी आंसर इसका सही है उसको आपको भर देना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ए हैज़ अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 161 आईपीसी। इसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स कि टॉपिक्स दे देते हैं, ठीक है। टॉपिक्स क्वेश्चन में दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन में दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको कोई बेयर एक्ट का कोई सेक्शन नहीं दिया होता है। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडेक्स से गो थ्रू करना होगा, ठीक है। अगर आपने इंडेक्स देखा, पहले से अपने इंडेक्स देख लिया तो डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, और अगर नहीं भी देखा है पहले से और समय निकालने समय है आपके पास, तो उसी समय आपको इंडेक्स देख लेना है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कौन से एक्ट में पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन का सैंपल मैं ले रहा हूँ, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप गिवन बाई ए रेप विक्टिम। अब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सामने दे दिया है, क्वेश्चन ही दे दिया है डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपको बस ये जानना है कि जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है रेप विक्टिम का, वो कहाँ होता है, कौन से चैप्टर में होता है। ये चैप्टर आपको अगर पता है तो आप उस चैप्टर में जाएंगे, डायरेक्टली देखेंगे। और सिंपल आप अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा भी आपने पढ़ा हो, कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन से पता चल जाएगा। जैसे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वुमेन पुलिस ऑफिसर और एमी वुमेन ऑफिसर। अब इसमें जब रेप विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है तो आप अगर प्रूडेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आप क्या होगा, आपका यहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कुछ चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, कुछ ऑप्शन आते हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका आंसर आप बेयर एक्ट से ले ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना होगा। तो अगर आपने पढ़ाई किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है। आप जो क्वेश्चंस बेयर एक्ट से डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, उनमें से इतने आंसर आ जाते हैं, इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप पास हो जाएंगे, आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि एक्सप्लेनेशन आपको दे देगा, एक्सप्लेनेशन दे देगा क्वेश्चन में, और वो क्या होता है, वो एक्सप्लेनेशन होता क्या है, उसका टर्म का क्या नाम है, वो आपको ऑप्शन में दे देगा। तो इसके लिए जो टर्म्स आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उन टर्म्स को क्या करेंगे आप, उन टर्म्स को देखेंगे, बेयर एक्ट में सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद देखेंगे इस टर्म्स का कौन से टर्म का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेयर एक्ट से फैमिलियर रहना होगा। डायरेक्टली सेक्शन की तरह नहीं है कि उस सेक्शन पे जाएंगे और देख लेंगे। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या पूछता है फ्रेंड, दूसरे तरह का क्वेश्चन आप देख लेते हैं जो कि बेयर एक्ट से हम आंसर नहीं दे सकते हैं, तो केस लॉज पूछते हैं, ठीक है। अब केस लॉ पूछेंगे, केस लॉ में रिसेंट केस भी हो सकता है और लीडिंग केस पुराना भी हो सकता है। तो अब केस लॉ, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन का सैंपल देता हूं मैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू ए रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसका ऑप्शन आपके पास है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज येरप्पा रेड्डी, मोहम्मद खालिद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बाबूराम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज ओम प्रकाश। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो आपको बेयर एक्ट से मिलना नहीं आंसर। अगर आपको याद है तो आप चुपचाप इसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और नहीं याद है तो कोई भी ऑप्शन इस पर आप मार दें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हो सकता है आपका सही हो जाए। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज येरप्पा रेड्डी इसका आंसर होगा। उसके बाद पूछता है फ्रेंड्स लैटिन मैक्सिम्स, कुछ लैटिन मैक्सिम्स पूछते हैं। तो लैटिन मैक्सिम्स जो पूछते हैं वो पूछते हैं एक ऐसा मैक्सिम जो कि आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी टफ भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप एक सैंपल देता हूँ मैं, मैक्सिम रेस इप्सा लोकिटर मीन्स। अब इसके पास आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, वेयर देयर इज राइट देयर इज रिमेडी, वेयर देयर इज रिमेडी देयर इज राइट, वेयर देयर इज नो फॉल्ट देयर इज नो रिमेडी। अब इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। इसको आप बेयर एक्ट से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर छोड़ना नहीं है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन फ्रेंड जीके और करंट अफेयर्स से। लॉ रिलेटेड ही जीके होगा, लॉ रिलेटेड ही करंट अफेयर्स होगा। तो अब एक आपको मैं देता हूँ ऑप्शन, ठीक है।
क्वेश्चन का सैंपल। तो WIPO स्टैंड्स फॉर, अब आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से भी आप किस तरह से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब WIPO स्टैंड्स फॉर, अब WIPO क्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमारे लॉ में, बेयर एक्ट में एक सब्जेक्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आता है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर बी होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेयर एक्ट से तो आंसर आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ से ये आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन का और सैंपल देता हूँ। द कमेटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, नाम दिया हुआ है जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस AS आनंद। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स का जानकारी रखते होंगे, GK का, तो ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जब आया था तो 2012 में जब निर्भया वाला कांड हुआ था, उसके बाद इसको लाया गया था, इस कमेटी बनी थी जिसमें क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया था। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। अब अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए थे इसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा जस्टिस JS वर्मा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि आंसर उनके कोई टर्म होते हैं, ठीक है, वो टर्म को पूछ देता है, उसका आंसर ऑप्शन में दे देता है। अब उसको क्या करना होगा, आप बेयर एक्ट से डायरेक्टली आंसर नहीं ले सकते हैं, बेयर एक्ट से इसका आंसर तो मिल जाएगा लेकिन डायरेक्टली बेयर एक्ट से इसका आंसर नहीं ले सकते हैं। आपको इंडेक्स से फेमिलियर होना होगा और साथ ही साथ इस बात से फेमिलियर होना होगा कि ये जो टर्म है ये कौन से एक्ट का है। तब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि सैंपल में लेते हैं, परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर प्लेंटिफ, वेयर देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर एसरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज, कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडेक्वेट रिलीफ, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन आपको जानना चाहिए कि क्या होता है परपेचुअल इंजंक्शन। तो परपेचुअल इंजंक्शन अगर आप जान रहे हैं तो इसका आंसर दे देंगे, और नहीं तो सिर्फ आप इतना जान रहे हैं कि परपेचुअल इंजंक्शन कहाँ दिया हुआ है, कौन से एक्ट में दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर खोज सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं कि कहाँ दिया हुआ ये नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि परपेचुअल इंजंक्शन कौन से एक्ट में आता है, तो भी आप थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो तो बेयर एक्ट का जो इंडेक्स देखेंगे और इंडेक्स देखने के बाद थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि अपने कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस से आंसर करने वाले क्या क्वेश्चन है, जैसे आप सैंपल में लेते हैं तो साइबर क्राइम इज अ डैश इन नेचर। ऑप्शन आपके पास है टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऑफ मेंटल वायलेंस, नन ऑफ द अबव। अब टेंजिबल क्या होता है फ्रेंड्स, अब टेंजिबल आपको पता होगा, अगर पता होगा तो, और अगर नहीं पता होगा तो इसका आंसर करने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको। टेंजिबल का मतलब होता है कि थिंग्स विच कैन बी टच्ड और सीन। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। तो जाहिर सी बात है कि जो साइबर क्राइम होता है वो इनटेंजिबल ही होता है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसी का कॉमन सेंस से ही मैं सैम्पल क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइलिंग ऑफ फ्राइवलस PIL रिजल्ट्स इन। अब फ्राइवलस PIL जो होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो फालतू के डाल देते हैं, उससे क्या होता है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस। कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है केसेस का बैकलॉग बढ़ाता ही है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये होता ही है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस, दूसरे जेन्युइन केसेस को सुनने के लिए सही टाइम की कमी हो जाती है, ठीक है। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्टली आप बेयर एक्ट से आंसर कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पासिंग मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हुज आंसर यू कैन डायरेक्टली गेट फ्रॉम बेयर एक्ट, ये, और जो थोड़ा सा फैमिलियर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो, ये सारा मिला के आपको इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि आप मतलब पासिंग मार्क्स आप आसानी से ला देंगे। तो इसमें आपको सिर्फ यही करना है कि जो भी आपका सैम्पल क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको देखना है, उनमें से देख के
डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उनको छांटना है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं उनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, आपको ये टारगेट रखना है कि मेरा अबव 40 आ जाए, क्योंकि अबव 40 में 99 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, और किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि आपका 91 आया है, 99 आया है, या 41 आया है, 42 आया, 43 आया है। तो आपको टाइम बहुत कम है, तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्या करेंगे कि बेयर एक्ट को इंडेक्स सारा देखेंगे, जितना भी इंडेक्स है, जितना भी एक्ट्स हैं आपके, सबके इंडेक्स को पहले आप देख लेंगे। इंडेक्स को देखने के बाद आप क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा केस लॉज ये सब याद कर लेंगे, जो लीडिंग केसेज हैं उनको याद कर लेंगे कि ये केसेज हैं, अगर याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आप जो भी आपको सही लगे वो उस हिसाब से उसको मेमोराइज करेंगे या जो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन 4-5 प्रीवियस ईयर्स पेपर आप कंप्लीट करेंगे। ये आपका AIBE कोई तोप नहीं है, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके टिप्स एंड ट्रिक्स थे, बहुत सारे वीडियोस आप देखे होंगे टिप्स ट्रिक्स के, लेकिन इस वीडियो को आप फॉलो कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका AIBE फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।